नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी मास्टर साहब लेके आई हूँ। उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन अगर आपको पसंद आता है और आप आगे भी मुझसे कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उस समय रात के लगभग 2 बजे थे। कलकत्ता के निशब्द समुद्र के तरंग उठाती हुई एक बड़ी बग्गी भवानीपुर की ओर से विरजी तालाब के मोड़ के पास आकर रुकी। वहां भाड़े की एक गाड़ी देखकर गाड़ी पर सवार बाबू ने उसे बुलाया। उसके पास हैट कोट पहने विलायत से लौटा एक बंगाली युवक सामने के आसन पर दोनों पैर उठाए मदहोशी में गर्दन झुकाए सो रहा था। यह युवक हाल ही में विलायत से आया था और इसकी अभ्यर्थना के उपलक्ष्य में मित्र मंडली ने एक दावत रखी थी। दावत से लौटते समय रास्ते में एक मित्र ने उसे कुछ दूर पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। उन्होंने उसको 2-3 बार ठेल कर जगाते हुए कहा, मजूमदार, गाड़ी मिल गई है, घर जाओ। मजूमदार चौंक कर एक पक्की विलायती कसम खाकर किराए की गाड़ी पर चढ़ गया। उसने गाड़ीवान को भली भांति ठिकाना समझाया। भाड़े की गाड़ी कुछ दूर सीधी जाकर पार्क स्ट्रीट के सामने के मैदान के रास्ते की ओर मुड़ी। मजूमदार ने फिर एक बार अंग्रेजी शब्द का उच्चारण करके अपने मन में कहा, यह क्या, ये तो मेरा रास्ता नहीं है। उसके बाद अर्धनिद्रित अवस्था में सोचा, क्या पता शायद यही सीधा रास्ता हो। मैदान में घुसते ही मजूमदार का शरीर कांप उठा। हठात उसे लगा कोई आदमी नहीं है, फिर भी उसकी बगल की जगह मानो भरी भरी लग रही है, जैसे उसके आसन के खाली स्थान का आकाश ठोस होकर उसे भींच रहा हो। मजूमदार ने सोचा, ये क्या मामला है, गाड़ी मेरे साथ ही कैसा व्यवहार कर रही है। ए गाड़ीवान, गाड़ीवान। गाड़ीवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पीछे की खिड़की खोलकर उसने सईस का हाथ पकड़ लिया, कहा, तुम भीतर आकर बैठो। सईस ने भयभीत स्वर में कहा, नहीं साहब, भीतर नहीं जाएगा। सुनकर मजूमदार का शरीर रोमांचित हो गया। उसने जोर से सईस का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी भीतर आओ। सईस ने बलपूर्वक हाथ छुड़ाया और उतरकर छूट भागा। तब मजूमदार भय से बगल की ओर ताकने लगा। कुछ भी नहीं दिखा, तो भी ऐसा लगा जैसे बगल में कोई अटल पदार्थ एकदम सटकर बैठा हो। किसी तरह गले में बोल भरकर मजूमदार ने कहा, गाड़ीवान, गाड़ी रोको। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गाड़ीवान ने खड़े होकर दोनों हाथों से लगाम खींचकर घोड़ों को रोकने का प्रयत्न किया। घोड़े किसी तरह भी नहीं रुके। रुकने के बजाय दोनों घोड़े रेड रोड का रास्ता पकड़कर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गए। मजूमदार ने घबरा कर कहा, अरे कहाँ जाता है। कोई उत्तर नहीं मिला। बगल की शून्यता को और रह रहकर कटाक्ष करते करते मजूमदार के सारे बदन से पसीना छूटने लगा। किसी प्रकार जड़वत होकर अपनी देह को वह जितना सटा सकते थे समेटा, किंतु उसने कितनी जगह खाली की उतनी ही जगह भर उठी। मजूमदार मन ही मन तर्क करने लगे। किसी प्राचीन यूरोपीय ज्ञानी ने कहा था, नेचर में सब जगह वैक्यूम है, सो वही तो देख रहा हूँ, किंतु यह क्या है, ये क्या नेचर है। यदि मुझसे कुछ न कहे तो मैं अभी इसके लिए सब जगह छोड़कर कूद पड़ूं। कूदने का साहस नहीं हुआ, कहीं पीछे से कोई अनहोनी घटना घट जाए। पहरेदार कहकर पुकारने की चेष्टा की, किंतु बड़ी कठिनाई से एक ऐसी अद्भुत क्षीण आवाज निकली कि अत्यंत भयभीत होने पर भी उसे हंसी आ गई। अंधेरे में मैदान में मजूमदार ने सोचा कि चट से कूदकर सामने के आसन पर जा बैठे। जैसे ही उसने ये सोचा वैसे ही उसे लगा जैसे सामने के आसन से खाली एक चितवन उसके मुंह की ओर ताक रही है। आंखें नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वह चितवन किसकी थी ये जैसे उसे याद आ रहा हो, फिर भी जैसे किसी भी तरह स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं कर पा रहा हो। मजूमदार ने जबरदस्ती आंख बंद करने की चेष्टा की, किंतु भय के कारण बंद नहीं कर पाया। इस निरुद्देश्य चितवन की ओर आंखें इस प्रकार बलपूर्वक गड़ा रखी थी कि पलक गिराने का भी अवसर न मिला।
इधर गाड़ी बार बार मैदान ही के रास्ते पर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर चक्कर काटती हुई घूमने लगी। दोनों घोड़े जैसे उन्मत्त हो उठे, उनका वेग उत्तरोत्तर बढ़ गया। गाड़ी की थर थर कांपती हुई खिड़कियों से खटखट आवाज़ आने लगी। इतने में गाड़ी जैसे किसी से टकरा कर जोर का धक्का खाकर हठात रुक गई। मजूमदार ने चौंक कर देखा, उसी के रास्ते पर गाड़ी खड़ी है और गाड़ीवान उसको हिलाकर पूछ रहा है, साहब कहाँ जाना होगा बताइए। मजूमदार ने नाराज होकर पूछा, इतनी देर मुझे मैदान में क्यों घुमाया? गाड़ीवान ने आश्चर्य से कहा, कहाँ, मैदान में तो नहीं घुमाया। मजूमदार ने विश्वास न करते हुए कहा, तब क्या ये केवल स्वप्न था? गाड़ीवान ने कुछ सोचते हुए डर कर कहा, बाबू साहब शायद यह केवल स्वप्न न हो। आज 3 वर्ष हुए मेरी इसी गाड़ी में एक घटना घटी थी। उस समय मजूमदार का नशा और नींद का झोंका पूरी तरह से दूर हो जाने के कारण वह गाड़ीवान की कहानी सुने बिना ही भाड़ा देकर चला गया, किंतु रात में उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई। वह बस यही सोच रहा था कि वह चितवन किसकी थी। अधर मजूमदार के पिता साधारण सिर्फ सरकारी पद से आरंभ करके एक बड़े फर्म के कारिंदे के पद तक पहुंच गए थे। अधर बाबू पिता द्वारा उपार्जित नकद रुपयों को ब्याज पर लगाते थे। उनको स्वयं परिश्रम नहीं करना पड़ा। पिता सिर पर सफ़ेद साफा बांधकर पालकी में बैठकर ऑफिस जाते थे। दूसरी ओर से क्रियाकर्म दान ध्यान का भी पर्याप्त ध्यान रखते। विपद आपद अभाव अकाल में सभी श्रेणी के लोग आकर उन्हें घेरते, इसे वे गर्व का विषय समझते थे। अधर बाबू ने बड़ा घर बनवा लिया, गाड़ी घोड़े ले लिए, किंतु लोगों के साथ उनका संपर्क नहीं है। केवल रुपया उधार देने वाला दलाल आकर उनके भरे हुए हुक्के में तंबाकू पी जाता है और अटॉर्नी के ऑफिस के बाबू के साथ स्टाम्प लगी दलील की शर्त के विषय में बातचीत होती रहती है। उनकी गृहस्थी के खर्चे से संबंधित हिसाब किताब भी ऐसे ही खींचातान है कि मोहल्ले में फुटबॉल क्लब के पीछा न छोड़ने वाले लड़के तक बहुत प्रयत्न करने पर भी उनके खजाने से कुछ न पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी गृहस्थी में एक अतिथि का आगमन हुआ। लड़का नहीं हुआ करते करते बहुत दिनों बाद उनके एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का चेहरा माँ की तरह था, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीली नाक, रजनीगंधा की पंखुड़ी के समान रंग। जिसने देखा उसी ने कहा, आह क्या लड़का है, मानो कार्तिकेय हो। अधर बाबू का अनुगत अनुचर रजनीकांत बोला, बड़े घर में जैसा लड़का होना चाहिए वैसा ही हुआ है। लड़के का नाम रखा गया वेणुगोपाल। इससे पहले अधर बाबू की स्त्री नन्ही बाला ने गृहस्थी के खर्च के विषय में पति के विरुद्ध अपना मत इस तरह बलपूर्वक कभी प्रदर्शित नहीं किया। अपने शौक की 2-1 बातें अथवा दुनियादारी में अत्यधिक आवश्यक कार्यों को लेकर बीच बीच में बहस अवश्य हुई थी, किंतु अंततः पति की कृपणता के प्रति अवज्ञा दिखाकर चुपचाप हार मान ली। इस बार नन्ही बाला को अधरलाल नहीं दबा सके। वेणुगोपाल को लेकर उनका हिसाब कदम कदम आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों की पैंजनी, हाथ का बाला, गले का हार, सिर की टोपी, उसकी देसी विलायती नाना प्रकार की नाना रंग की वेशभूषा के संबंध में नन्ही बाला ने जो कुछ मांग की सभी उन्होंने कभी चुपचाप आंसू बहाकर, कभी जोर के वाक्य वर्षा द्वारा प्राप्त कर ली। वेणुगोपाल के लिए जो जरूरी है वह भी और जो जरूरी नहीं था वह भी चाहिए ही चाहिए। वहाँ खाली खजाने का बहाना या भविष्य के लिए कोरा आश्वासन एक दिन भी नहीं टिक सका। वेणुगोपाल बड़ा होने लगा। वेणु के लिए खर्च करने का अधर बाबू को अभ्यास हो चला था। उनके लिए अधिक मासिक वेतन देकर खूब पढ़ा लिखा एक बूढ़ा मास्टर रख लिया। इस मास्टर ने मीठी बोली और शिष्टाचार द्वारा वेणु को वश में करने की बहुत कोशिश की, किंतु वे शायद आज तक छात्रों पर बराबर कड़ा अनुशासन रखकर मास्टर की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते आए थे। इसीलिए उनकी भाषा की मिष्टता और व्यवहार की शिष्टता की निरी बेसुरी लग रही थी। यह शुष्क साधना लड़के को न बहला सकी। नन्ही बाला ने अधरलाल से कहा, ये तुम्हारा मास्टर कैसा है? इसे देखते ही लड़का घबरा जाता है, इसे छोड़ दो। बूढ़ा मास्टर विदा हो गया। पुराने समय में लड़कियां जिस प्रकार स्वयंवरा होती थी, उसी प्रकार नन्ही बाला का बेटा स्वयं मास्टर बनने चला।
वह जिसे स्वीकार नहीं करेगा उसकी सारी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स व्यर्थ थे। इसी समय देह पर एक मैले चादर डाले, पैरों में कैनवास का फटा जूता पहने मास्टर की उम्मीदवारी के लिए हरलाल आ पहुंचा। उसकी विधवा माँ ने दूसरों के घर की रसोई बनाकर धान कूटकर उससे एंट्रेंस स्कूल से किसी प्रकार एंट्रेंस पास करवा दिया था। अब हरलाल कलकत्ता में कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्राण प्रण से प्रतिज्ञा करके बाहर निकला था। भोजन के बिना उसके मुंह का निचला भाग सूखकर भारतवर्ष की कन्याकुमारी के समान नुकीला हो चला था। केवल चौड़ा माथा हिमालय की भांति प्रशस्त होकर आंखों को आकर्षित करता था। मरुभूमि की बालू से सूर्य की किरणें जिस प्रकार टकरा कर लौटती है, उसी प्रकार उसके नेत्रों से दैन्य की एक अस्वाभाविक दीप्ति निकल रही थी। दरबान ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, किससे चाहते हो? हरलाल डरते डरते कहा, घर के मालिक के साथ भेंट करना चाहता हूँ। दरबान ने कहा, भेंट नहीं होगी। इसके उत्तर में हरलाल क्या कहे ये न सोच पाने के कारण इधर उधर कर रहा था। तभी 7 वर्ष का लड़का वेणुगोपाल बाग में खेल खत्म करके डोडी पर आ पहुंचा। हरलाल को दुविधा में देखकर दरबान ने फिर कहा, बाबू चले जाओ। वेणु को अचानक जिद सवार हो गई। उसने कहा, नहीं जाएगा। ये कहते हुए उसने हरलाल का हाथ पकड़कर उसे 2 तल्ले के बरामदे में अपने पिता के पास ले जाकर हाजिर कर दिया। बाबू उस समय दीवार निंद्रा पूरी करके जड़ आलस्य भाव से बरामदे की बेत पर कुर्सी पर चुपचाप बैठे पैर हिला रहे थे और बूढ़ा रत्नीकांत काठ की एक कुर्सी पर आसन लगाए बैठा हुआ धीरे धीरे हुक्का पी रहा था। उस दिन के ऐसे समय में ऐसी अवस्था में देवयोग से हरलाल मास्टरी पर बहाल हो गया। रतिकांत ने प्रश्न किया, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हरलाल ने कुछ मुंह नीचा करके कहा, एंट्रेंस पास किया है। रतिकांत ने भौहें तान कर कहा, सिर्फ एंट्रेंस? मैंने तो समझा था आप कॉलेज पढ़ चुके हैं। आपकी उम्र तो कुछ कम नहीं दिखती। हरलाल चुप रहा। आश्रित और आश्रय प्रत्याशियों को प्रत्येक प्रकार से पीड़ित करना ही रतिकांत के आनंद का प्रधान विषय था। रतिकांत ने प्यार से वेणु को गोद के पास खींचने का प्रयत्न करते हुए कहा, कितने एमए बीए आए और गए, कोई पसंद नहीं आया। भला अंत में क्या सोना बाबू एंट्रेंस पास मास्टर से पढ़ेंगे? वेणु ने रतिकांत के स्नेह आकर्षण से अपने को जबरदस्ती छुड़ाकर कहा, हटो। रतिकांत को वेणु किसी तरह सहन नहीं कर पाता था, किंतु रति भी वेणु की इस असहिष्णुता को उसके बाल माधुरी का एक लक्ष्य समझकर उससे खूब आनंदित होने की चेष्टा करता और उसको सोना बाबू चांद बाबू कह कहकर चिड़ा चिड़ा कर आग बबूला कर देता। हरलाल को उम्मीदवारी में सफलता पाना कठिन हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि बस अब किसी सुयोग से कुर्सी से उठकर बाहर चला जाए तो जान बचे। तभी सहसा हरलाल ने मन में आया कि इस छोरे को बिल्कुल मामूली वेतन देकर भी रखा जा सकता। अंत में तय हुआ कि हरलाल घर में ही रहेगा, खाएगा और 5 रुपये महीना वेतन लेगा। घर में रखने में जितनी अतिरिक्त दया प्रदर्शित करनी होगी, उसके बदले में अतिरिक्त काम करा लेने से वह दया सार्थक हो सकेगी। इस बार मास्टर टिक गया। प्रारंभ से ही हरलाल के साथ वेणु की ऐसी जमी जैसे दोनों भाई हो। कलकत्ता में हरलाल का आत्मीय मित्र कोई नहीं था। इस सुंदर नन्हे बालक ने उसके संपूर्ण हृदय पर अधिकार कर लिया। अभागे हरलाल को इससे पहले किसी व्यक्ति से इस प्रकार स्नेह करने का सुयोग नहीं मिला था। किसी तरह उसकी अवस्था सुधर जाए, इस आशा में उसने बड़े कष्ट से पुस्तकें इकट्ठी करके अकेले अपने प्रयत्न से दिन रात पढ़ाई की थी। माँ को पराधीन बनकर रहना पड़ा। इससे लड़के की बाल्य अवस्था केवल संकोच में ही बीती। रोक टोक की सीमा लांघकर नटखटपन द्वार उसके बाल्य प्रताप को विजय बनाने का सुख उसे कभी नहीं मिला। वह किसी के दल में नहीं था। वह अपनी फटी किताबें और टूटी स्लेट के बीच नितांत अकेला था। जगत में जन्म लेकर जिस लड़के को बचपन में ही गुमसुम भला आदमी बनना पड़े, बचपन में ही माता का दुख और अवस्था समझकर जिसे सावधानी से चलना पड़े, एकदम अविवेकी होने की स्वाधीनता जिसके भाग्य में कभी न जुट सके, उसके समान करुणा का पात्र फिर भी करुणा से वंचित जगत में और कौन है?
विश्व के सब मनुष्यों के बीच दबा पड़ा हुआ यह हरलाल स्वयं भी नहीं जानता कि उसके मन के भीतर कितना स्नेह रस अवसर की अपेक्षा में इस प्रकार जमा था। वेणु के साथ खेलकर, उसे पढ़ाकर, अस्वस्थता के समय उसकी सेवा करके हरलाल भली भांति समझ गया कि अपनी स्थिति सुधारने से भी बढ़कर मनुष्य के लिए एक और चीज़ है। वह जब मिल जाती है तब उसे और बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। वेणु भी हरलाल को पाकर जी उठा। कारण घर में वह अकेला लड़का था। एक बहुत ही छोटी 3 वर्ष की बहन थी। वेणु उसे साथ देने योग्य नहीं समझता। मोहल्ले के समवयस्क लड़कों की कमी नहीं थी, किंतु अधरलाल द्वारा मन ही मन में घर को अत्यंत बड़ा समझ लेने के कारण वेणु के भाग्य में मिलने जुलने योग्य लड़के नहीं जुट सके। इस कारण हरलाल उसका एकमात्र संगी हो गया। अनुकूल परिस्थितियों में वेणु की जो सारी शैतानी 10 जनों में बंटकर एक प्रकार से सहन योग्य हो सकती थी, वह सब अकेले हरलाल को सहन करनी पड़ती थी। ये सारा उपद्रव्य प्रतिदिन सहन करते करते हरलाल का स्नेह और ही दृढ़ हो गया। रतिकांत कहने लगा, हमारे सोना बाबू को मास्टर साहब चौपट करने पर तुले हैं। अधरलाल को भी बीच बीच में लगने लगा मानो मास्टर साहब के साथ छात्र का संबंध शायद यथोचित न हो, किंतु हरलाल को वेणु से अलग कर सके ऐसा सामर्थ्य अब किसी में भी नहीं था। वेणु की अवस्था अब 11 की थी। हरलाल FA पास करके छात्रवृत्ति पाकर 3य वर्ष में पढ़ रहा था। इस बीच में कॉलेज में उसको 2-1 मित्र न जुटे हों ऐसी बात नहीं थी, किंतु वह 11 साल का लड़का उसके सब मित्रों से बढ़कर था। कॉलेज से लौटकर वेणु को लेकर वह किसी दिन ईडर गार्डन घूमने जाता, उसको ग्रीक इतिहास के वीर पुरुषों की कहानी सुनाता। वह नन्हा बालक हरलाल के मन के उद्बोधन के लिए मानो सोने की छड़ी बन गया। जब वह अकेले बैठकर पाठ याद करता तब अंग्रेजी साहित्य में उसका मन उतना नहीं लगता था। अब इतिहास, विज्ञान, साहित्य जो कुछ भी वह पढ़ता उसमें से थोड़ा सा रस पाते ही वह उसे पहले वेणु को देने के लिए आग्रह अनुभव करता और वेणु के मन में उस आनंद का संचार करने के प्रयत्न में ही उसकी अपने समझाने की शक्ति और आनंद का संचार करने के प्रयत्न में ही उसकी अपनी समझ की शक्ति और आनंद का अधिकार मानो बढ़कर 2 गुना हो जाता। वेणु स्कूल से आते ही किसी प्रकार झटपट जलपान समाप्त करके हरलाल के पास जाने के लिए एकदम अधीर हो जाता। उसकी माँ उसे किसी भी बहाने नहीं रोक पाती। उसे लगता कि हरलाल अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए लड़के को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। उसने एक दिन हरलाल को बुलाकर पर्दे की ओट में से कहा, तुम मास्टर हो, लड़के को बस 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को पढ़ाओ, दिन रात उसके साथ क्यों लगे रहते हो? आजकल तो वह माँ बाप किसी को भी नहीं मानता। ये कैसी शिक्षा पा रहा है? पहले जो लड़का माँ का नाम सुनते ही नाच उठता था, आज बुलाने पर भी हाथ नहीं आता। वेणु अपने बड़े घर का लड़का, उसके साथ तुम्हारा इतना मेलजोल किस लिए? उस दिन रतिकांत अधर बाबू के साथ बातें कर रहा था कि उसकी जान पहचान के ऐसे 3-4 आदमी हैं जिन्होंने बड़े आदमियों के लड़कों की मास्टरी करते हुए लड़कों का मन इस तरह वश में कर लिया था कि लड़कों के जायदाद का अधिकारी बनने पर उन्होंने सर्वे सर्वा बनकर लड़कों को अपनी इच्छा अनुसार चलाया था। हरलाल को ही इशारा करके ये सब बातें कही जा रही थी। ये समझने में हरलाल को देर नहीं लगी, तो भी उसने चुप रहकर सब सहन किया। किंतु आज वेणु की माँ की बात सुनकर उसकी छाती फट गई। वह समझ गया कि बड़े आदमियों के घरों में मास्टर की क्या इज्जत है। गौशाला में लड़कों के लिए दूध के लिए जैसे गाय रखी जाती है, उसी प्रकार उसको विद्या प्राप्त कराने के लिए एक मास्टर भी रखा जाता है। विद्यार्थी के साथ स्नेहपूर्ण आत्मीयता का संबंध स्थापित करना इतना बड़ा दुस्साहस है कि घर के नौकरों से लेकर मालकिन तक को ये सहन नहीं हो रहा और सभी उसे स्वार्थ साधन की चतुराई समझ रहे हैं। हरलाल ने कंपित स्वर में कहा, माँ, वेणु को मैं केवल पढ़ाऊंगा, उसके साथ मेरा और कोई संपर्क नहीं रहेगा। उस दिन शाम को वेणु के साथ खेलने के समय हरलाल कॉलेज से ही नहीं लौटा। किस प्रकार सड़कों पर घूम घूम कर उसने समय काटा ये वही जानता था। संध्या होने पर जब वह पढ़ाने आया तो वेणु मुंह फुलाए रहा। हरलाल अपनी अनुपस्थिति की कोई सफाई दिए बिना ही पढ़ा गया। उस दिन पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई। हरलाल प्रतिदिन रात रहते
उठकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ता। वेणु सवेरे उठकर मुंह धोकर दौड़कर उसके पास जाता। बगीचे में पक्के होज में मछलियां थी, उसको लाई खिलाना इनका एक काम था। बगीचे के एक कोने में बहुत से पत्थर सजाकर छोटे छोटे रास्ते और छोटे छोटे गेट और अहाता बनाना वेणु के बाल के लिए ऋषि के आश्रम में उपयुक्त एक बहुत छोटा सा बाग बना लिया था। उस बगीचे पर मालिक का कोई अधिकार नहीं था। सवेरे इस बगीचे की देखभाल करना इनका दूसरा काम था। कल शाम को जिस कहानी का अंत सुने बिना रह गया था, उसको सुनने के लिए आज वेणु यथासंभव तड़के उठकर दौड़कर बाहर आया था। उसने सोचा था सवेरे उठने में आज उसने मास्टर साहब को जीत लिया। कमरे में आकर देखा मास्टर साहब नहीं है। दरबान से पूछने पर पता चला मास्टर साहब बाहर निकल गए हैं। उस दिन भी सवेरे पढ़ते समय वेणु नन्हे हृदय की वेदना लिए मुंह गंभीर बनाए बैठा रहा। सवेरे हरलाल क्यों बाहर निकल गया था यह भी नहीं पूछा। वेणु के मुंह की ओर देखे बिना ही हरलाल किताब के पन्नों पर आंखें गड़ाए पढ़ाता रहा। वेणु घर के भीतर अपनी माँ के पास जब खाने बैठा तब उसकी माँ ने पूछा, कल शाम से तुझे क्या हो गया है रे? बता तो सही, मुंह हांडी सा क्यों कर रिया है? अच्छी तरह खाता भी नहीं, क्या बात है? वेणु ने कोई उत्तर नहीं दिया। खाने के बाद माँ ने उसे पास खींचकर उसकी देह पर हाथ फेरकर खूब स्नेह दिखाती हुए जब बार बार उससे पूछा तब वो और नहीं रह सका। फफक फफक कर रो पड़ा। बोला, मास्टर साहब। माँ ने कहा, मास्टर साहब क्या? वेणु नहीं बोल सका कि मास्टर साहब ने क्या किया, अभियोग क्या था, उसे भाषा में व्यक्त करना कठिन था। नन्ही बाला ने कहा, मालूम होता है मास्टर साहब ने तेरी माँ के संबंध में तुझे कुछ लगाया है। इस बात का कोई अर्थ न समझ सकने के कारण वेणु बिना उत्तर दिए चला गया। इस बीच अधर बाबू के घर के कुछ कपड़े लत्ते चोरी हो गए। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने खाना तलाशी में हरलाल के बक्स की भी तलाशी करना चाहिए। रत्नीकांत ने अत्यंत निरी भाव से कहा, जिस व्यक्ति ने चोरी की है वह क्या माल बक्स में रखेगा? सामान का कोई पता न लगा। इस प्रकार का नुकसान अधरलाल के लिए असह्य था। वे दुनिया के सभी लोगों पर नाराज हो गए। रतिकांत ने कहा, इस घर में अनेक आदमी हैं, किसको दोषी ठहराएं, किस पर संदेह प्रकट करें? जिसको जब खुशी होती है आता जाता है। अधरलाल ने मास्टर को बुलाकर कहा, देखो हरलाल, अब किसी को भी घर में रखना हमारे लिए सुविधाजनक न होगा। आज से तुम अलग घर में रहकर वेणु को निश्चित समय पर पढ़ा कर जाया करो। यही करना ठीक होगा। न हो तो मैं तुम्हारे लिए 2 रुपये महीना बढ़ाने को राजी हूँ। रतिकांत हुक्का पीते हुए बोले, ये तो अच्छी बात है, दोनों के लिए ही अच्छा है। हरलाल सिर झुकाए सुनता रहा। उस समय कुछ न कह सका। घर आकर बाबू को चिट्ठी लिख भेजी। कई कारणों से वेणु को पढ़ाना उसके लिए संभव नहीं होगा, अतएव आज ही वह विदा लेने के लिए तैयार है। उस दिन वेणु ने स्कूल से लौटकर देखा मास्टर साहब का कमरा खाली है। उनका व टिन का भग्न प्राय बक्स नहीं है। जिस रस्सी के ऊपर उनकी चादर और अंगोछा लटक रहा था वह रस्सी तो है, किंतु चादर और अंगोछा नहीं है। टेबल के ऊपर कॉपी, कागज और किताबें इधर उधर बिखरी रहती थी। उनके बदले वहाँ पर एक बड़ी बोतल में चमकती हुई सुनहरी मछली ऊपर नीचे आ जा रही थी। बोतल के ऊपर मास्टर साहब के हस्ताक्षरों से वेणु के नाम लिखा एक कागज चिपका था और एक नई अच्छी जिल्द वाली अंग्रेजी तस्वीर की किताब थी, जिसके भीतर के पन्ने के एक कोने में वेणु का नाम और उसके नीचे आज की तारीख, महीना और सन लिखा था। वेणु ने दौड़कर पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मास्टर साहब कहाँ गए? दूसरे दिन 10:30 बजे हरलाल मेस के कमरे में कुर्सी पर उदास बैठा सोच रहा था कि कॉलेज जाए या नहीं। इसी बीच हठात देखा कि पहले अधर बाबू के दरबान ने कमरे में प्रवेश किया और उसके पीछे वेणु कमरे में घुस रहा है। हरलाल के गले से लिपट गया। हरलाल का गला भर आया। बोलते ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे, इस डर से वह कुछ न बोला। वेणु ने कहा, मास्टर साहब, हमारे घर चलो। वेणु अपने वृद्ध दरबान चंद्रभान के पीछे पड़ गया था कि जैसे भी हो उसे मास्टर साहब के घर ले चलना होगा। मोहल्ले का जो कुली हरलाल का पिटारा उठाकर लाया था, उससे पता लगाकर आज स्कूल जाने वाली गाड़ी में चंद्रभान ने वेणु को हरलाल की मेस में लाकर उपस्थित कर दिया। हरलाल का वेणु के घर जाना
क्यों एकदम असंभव था, यह वह कह नहीं सकता था। उसके घर भी नहीं जा सकता था। वेणु ने जो उसके गले में लिपटकर उससे कहा था, हमारे घर चलो, इस स्पर्श से, इस बात की स्मृति से कितने दिन तक, कितनी रातों तक उसका गला दबाकर जैसे उसकी सांस रोक रखी थी। किंतु धीरे धीरे ऐसा दिन भी आया जब दोनों ओर का सब कुछ समाप्त हो गया। हृदय की नसों को जड़ पकड़कर वेदना निशाचर चमगादड़ के समान फिर अटका न सकती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी पढ़ने में हरलाल वैसा मनोयोग फिर नहीं दे सके। किसी भी प्रकार स्थिर होकर वह पढ़ने नहीं बैठ पाता था। पढ़ने की थोड़ी सी चेष्टा करते ही झट पुस्तक बंद कर देता और अकारण ही तेजी से रास्ते का चक्कर लगा आता। कॉलेज में लेक्चरों को नोट करने में बीच बीच में बड़ा व्यवधान पड़ जाता। बीच बीच में जो कुछ झिकपिक लिखा जाता उसके साथ प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि को छोड़कर और किसी वर्णमाला का सादृश्य न था। हरलाल ने समझा कि ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। परीक्षा में चाहे वह उत्तीर्ण भी हो जाए, लेकिन छात्रवृत्ति पाने की कोई संभावना नहीं है। वृत्ति पाए बिना कलकत्ता में उसका एक दिन भी काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर घर माँ को 2-4 रुपए भेजना चाहिए। बहुत सोच विचार करके वह नौकरी की कोशिश के लिए बाहर निकला। नौकरी पाना कठिन था, किंतु न मिल जाए उसके लिए और कठिन था। इस कारण आशा छोड़कर भी वह आशा नहीं छोड़ सका। हरलाल के सौभाग्य से एक बड़े अंग्रेज सौदागर के कार्यालय में उम्मीदवारी के लिए जाने पर हठात बड़े साहब की निगाह उस पर पड़ गई। साहब का विश्वास था कि वह चेहरा देखकर आदमी पहचान लेता है। हरलाल को बुलाकर उसके साथ 2-4 बातें करके उन्होंने मन ही मन सोचा, यह आदमी ठीक रहेगा। प्रश्न किया, काम जानते हो? हरलाल ने कहा, नहीं। जमानत दे सकोगे? उसका उत्तर भी नहीं मिला। किसी बड़े आदमी से सर्टिफिकेट ला सकते हो? वह किसी बड़े आदमी को नहीं जानता। सुनकर साहब ने जैसे और भी खुश होकर कहा, अच्छा ठीक है, 25 रुपये वेतन पर काम आरंभ करो। काम सीखने पर उन्नति होगी। उसके बाद साहब ने उसकी वेशभूषा की ओर देखकर कहा, 15 रुपया पेशगी देता हूँ, ऑफिस के उपयुक्त कपड़े तैयार करा लेना। कपड़े तैयार हुए। हरलाल ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। बड़े साहब उसके भूत की तरह काम कराने लगे और क्लर्कों को घर चले जाने पर भी हरलाल को छुट्टी नहीं मिलती थी। कभी कभी साहब के घर जाकर भी उसे काम करना पड़ता था। इस तरह काम सीख लेने में हरलाल को देर नहीं लगी। उसके सहयोगी क्लर्कों ने उसे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की। उसके विरुद्ध ऊपर के लोगों ने चुगली भी की, किंतु इस मूक निरीह सामान्य हरलाल का कोई भी अपकार न कर सका। जब उसकी तनख्वाह 40 रुपये महीना हो गई, तब हरलाल घर से माँ को लेकर एक मामूली सी गली में छोटे से घर में रहने लगा। इतने दिनों बाद उसकी माँ का दुख दूर हुआ। माँ बोली, बेटा अब घर में बहू लाऊंगी। हरलाल ने माता के पैरों की धूल लेकर कहा, माँ इसके लिए माफ़ी देना पड़ेगी। माता का एक और अनुरोध था। उन्होंने कहा, तू जो दिन रात अपने छात्र वेणुगोपाल की बात करता है, उसको एक बार भोजन के लिए निमंत्रित कर, उसे देखने की मेरी इच्छा है। हरलाल ने कहा, माँ इस घर में उसे कहाँ बिठाऊंगा? ठहरो, एक बार घर ले लूं, तब उसे निमंत्रित करूंगा। वेतन वृद्धि के साथ छोटी गली से बड़ी गली में और छोटे घर से बड़े घर में हरलाल का निवास परिवर्तित होता गया। तब भी वह पता नहीं मन में क्या सोचकर अधरलाल के घर जाने या वेणु को अपने घर बुलाने का किसी भी प्रकार निश्चय नहीं कर पाया। शायद उसका संकोच कभी ना मिटता। तभी अचानक खबर मिली कि वेणु की माँ जाती रही। सुनकर क्षण भर भी देर न करके वह अधरलाल के घर जाकर पहुंचा। 2 असमवयस्की मित्रों का बहुत दिनों बाद फिर एक बार मिलन हुआ। वेणु ने सूतक का समय बीत गया तो भी उस घर में हरलाल का आना जाना चलता रहा, किंतु ठीक पहले जैसा अब कुछ न रहा। वेणु अब बड़ा होकर अंगूठे और तर्जनी में अपनी नई मूंछों की रेखा को संभालने लगा था। चाल चलन में बाबूपन झलकने लगा था। अब उसके योग्य बंधु बांधवों का भी अभाव नहीं था। अभी आप सुन रहे थे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी मास्टर साहब। इसका दूसरा भाग लेके मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।